गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने केपलर लॉज के बारे में पढ़ा है। केपलर के 3 लॉज थे, ठीक है, एंड उनके तीनों के बारे में हमने डेफिनेशन उनकी पढ़ ली है। साथ ही साथ जो है उनका प्रूफ आज हमें देखना है। तो फर्स्ट लॉ का प्रूफ नहीं आपके सिलेबस में या आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन सेकंड और थर्ड लॉ को उसका जो प्रूफ है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट लॉ का, फिर सेकंड लॉ पे आएंगे जल्दी से। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि सभी प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, दे रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। कैसे ऑर्बिट में? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मींस ओवल शेप जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, एग शेप्ड आप बोल सकते हैं, दैट इज द ओवल शेप्ड और इलिप्टिकल शेप, ठीक है। सो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। वेयर सन इज नॉट सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर में नहीं है सन। सन कहाँ पे है? सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकई, ठीक है। फोकई मींस 2 फोकल लेंथ आपकी होने वाली है, एक मेजर एक्सिस वाली, एक माइनर एक्सिस वाली। तो उनमें से किसी एक फोकई पे, किसी एक फोकल लेंथ पे आपका सन रहने वाला, ठीक है। सो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical orbit, ठीक है, where sun is situated at one of its foci, where sun is situated at one of its foci. So that is the, तो यहां पे आप प्लैनेट मान सकते हैं, यहां पे आपका सन है और ये आपके इलिप्टिकल, ठीक है, दैट इज इलिप्टिकल, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। वेयर सन इज सिचुएटेड, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकई। 2 फोकई है, एक ये बेटा बी, एक ये ए, ठीक है। वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकई, डन। सेकंड इज केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? दैट द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ये जो लाइन जॉइन करेगी इन दोनों को, दैट लाइन, ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द सन and the planet, this line will sweeps out equal areas in equal interval of time, sweeps out equal areas in equal interval of time, ठीक है। तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि मेरा प्लैनेट यहां पे है, तो बेटा ये मेरी लाइन, ठीक है। सो द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज। इक्वल एरियाज मतलब सपोज करें यहां से यहां तक गया है किसी टाइम में ये एरिया, एंड सपोज करें यहां से यहां तक गया है उसी टाइम में, तो ये जो एरिया होंगे दोनों ही, these will be equal. So the line joining the sun and the planet, it will trace, sweeps out, ठीक है, equal areas in equal interval of time, ठीक है, equal areas in equal interval of time, done। चलिए सबसे पहली बात यहां पे, अब यहां पे मुझे कुछ चीजें देखनी पड़ेगी बेटा। चलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, तो आप क्या कहते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक नया वर्ड निकल के आएगा, ठीक है, उसी का प्रूफ हम करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम इज, क्या मतलब होता है इस बात का कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट।
अब यहाँ पे बेटा, अब मेरे साथ टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट ना कवर होके क्या कवर हो रहा है, एरिया। तो एरिया अपॉन टाइम, इस क्वांटिटी को आप बोलेंगे आप एरियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी। टाइम के साथ यहां डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहां टाइम के साथ क्या कवर हो रहा है, क्या ट्रेस किया जा रहा है, एरिया। तो एरिया अपॉन टाइम को आपने बोल दिया एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। और ये क्या कहता है सेकंड लॉ, कि इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal areas in equal interval of time, it means aerial velocity is a constant, aerial velocity is a constant, that we have to prove कि aerial velocity जो होती है वो आपकी constant होती है। aerial velocity क्या होती है, constant। अगर मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो एरिया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी को लिखते हैं ना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हुआ क्या, एरिया हुआ केवल। सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, दैट आई हैव टू प्रूव। मुझे ये प्रूव करना है कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, विल बी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट sweeps out equal areas in equal interval of time, that is the statement। mathematically क्या करना है, that aerial velocity is constant, aerial velocity means delta a upon delta t is a constant, delta a upon delta t is a constant, ठीक है। चलिए यहां पे आ जाइए, इसे याद रखिएगा। ये एरिया निकाल लेते बेटा हम। चलिए यहां मैंने मान लिया है ओरिजिन ओ, ठीक है। यहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कह देता हूं वेक्टर आर, आर वेक्टर, ठीक है। क्या बोल दिया जाएगा, आर वेक्टर, क्या बोल दिया जाएगा, आर वेक्टर बोल दिया जाएगा, ठीक है। इसे मैं बोल देता हूं यहां से आर डैश वेक्टर, क्या बोला जाएगा, आर डैश वेक्टर, आर डैश वेक्टर। और ये क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, ये सभी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, ये पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन प्लैनेट की है तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पोजीशन बदल गई तो पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहां से यहां तक, तो दैट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर। चीजें क्लियर हुई। अब एरिया निकालना है। अगर मैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता हूं यहां पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल सपोज इसे मान लिया जाए, तो क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए मैं बना देता हूं, कुछ ऐसा साहब आपका ये है, ये मेरा आर वेक्टर, ये मेरा डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए बेस, बेस आर वेक्टर, क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड देखेंगे केवल, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखेंगे, अभी डायरेक्शन नहीं देखेंगे, केवल क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो 1/2 बेस आर वेक्टर, तो इसे मैं सिंपली आर लिख दूंगा, इंटू हाइट दैट इज डेल्टा आर। तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 आर इंटू डेल्टा आर, एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है।
तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर इंटू डेल्टा आर, आर इंटू डेल्टा आर। निकालना क्या है? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी। सो मतलब 1/2 आर एम। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाएगा निकल के? 1/2 आर एम, 1/2 आर एम, ओ सॉरी आर वी, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी वी, ठीक है। सो 1/2 आर वी दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो ये निकालना था मुझे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/2 आर इंटू वी। देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया है? केवल एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट डेल्टा आर, ठीक है। ये डेल्टा ए आ जाएगा, मुझे निकालना है एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सो ये अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा 1/2 आर इंटू वी। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाएगा? 1/2 आर इंटू वी। यहां पे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं एम की, एम वी आर अपॉन एम, ठीक है। एम वी आर अपॉन एम, एम वी आर अपॉन एम। तो ये एम वी आर क्या हो जाता है? ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या आएगा ये? एंगुलर मोमेंटम। बोर फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि L इज इक्वल्स टू एम वी आर। बोर की जो हाइपोथेसिस थी या मॉडल था एटम का, ठीक है, तो उसमें L इज इक्वल्स टू एम वी आर आपने पढ़ा होगा। तो L अपॉन 2m आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को क्या प्रूव करना है? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आएगा L अपॉन 2m। अगर इसे कांस्टेंट प्रूव करना है तो इसका मतलब इसे कांस्टेंट प्रूव कर दिया जाए, ठीक है। भाई डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को कांस्टेंट प्रूव करना है। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी मेरा आया है L अपॉन 2m। अब अगर इसे कांस्टेंट प्रूव करना है तो इसे कांस्टेंट प्रूव कर दो, समझ रहे हो। अब 2 कांस्टेंट है, एम बी क्या है? कांस्टेंट है, बचा क्या? L। तो मेरा नया टास्क है कि L को क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट प्रूव करना है। L को कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है। L मस्ट बी प्रूव्ड एज कांस्टेंट, L मस्ट बी प्रूव्ड एज कांस्टेंट। L को क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट प्रूव करना है। L मस्ट बी प्रूव्ड एज कांस्टेंट। चलिए अब समझ गए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एरियल वेलोसिटी। समझ में आया एरियल वेलोसिटी ही क्यों ले रहे हैं? वैल्यू क्या आई है? L अपॉन 2m। प्रूव क्या करना है? एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट प्रूव करना है। एरियल वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? जल अपॉन L अपॉन 2m कांस्टेंट हो। 2m पहले से ही कांस्टेंट है, तो प्रूव क्या करना है कि L कांस्टेंट होगा, L कांस्टेंट होगा। चलिए वेरी नाइस। अब बेटा देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन। एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहे, तो एक फोर्स लगती है बेटा, एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाता है उस फोर्स को? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इतना एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन, इट विल एक्ट्स अलोंग द लाइन। लाइन मतलब जो सन को और प्लैनेट को जोड़ के रखती है, दैट लाइन, वो हमेशा उसी लाइन के
उसी लाइन इम्पैक्ट करने वाली है, दैट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चीजें जो होती है दैट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चीजें, टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अलोंग द लाइन आप कहिए या अलोंग द रेडियस आप कहिए, ठीक है। यहां देखिए F इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, मास, वेलोसिटी, ठीक है, सेम है सभी चीजें। इट मीन्स F इज ए फंक्शन ऑफ R अलोन। F किसका फंक्शन है? R का फंक्शन है। F किसका फंक्शन है? R का रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी? सन एंड प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। F जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है mv स्क्वायर अपॉन r होती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो r पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड इट विल एक्ट अलोंग द रेडियस, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब फोर्स है तो फोर्स क्या होगी? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में दोनों ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने एफ आर से बता दिया है, एफ आर, डायरेक्शन मैंने बता दी है आर कैप से, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हो गया मेरा एफ आर, ये दैट इज द मैग्नीट्यूड एफ आर। एफ आर मतलब फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ आर, रेडियस, ठीक है, रेडियस का फंक्शन है फोर्स। एंड ये क्या आ जाएगा? आर कैप, आर कैप मतलब डायरेक्शन, ठीक है, आर कैप डायरेक्शन। चलिए अब आर वेक्टर जो होता है दैट इज आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो आर कैप क्या आएगा? आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, क्या आएगा? आर वेक्टर अपॉन आर। तो इट विल बी एफ आर, आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर। समझ गए? एफ आर, आर वेक्टर अपॉन आर। या फिर अगर मैं ये वैल्यू भी पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ये मेरा आ जाएगा मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगी मेरी बेटा डायरेक्शन के साथ साथ ये वेक्टर, ठीक है। यहां देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वैल्यू मैंने आर वेक्टर अपॉन आर रख दी, तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसे यहां भी छोड़ सकते हो, ये यहां आगे लेके जा सकते हो। तो यहां से करते हैं एफ आर मतलब फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर। ये मेरी आ जाएगी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना है सेंट्रीपिटल फोर्स? एफ आर अपॉन आर, ठीक है, इट इज मैग्नीट्यूड। और ये मेरी डायरेक्शन भी दे देगा, बिकॉज द फोर्स दैट विल एक्ट अलोंग द रेडियस, द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। समझ आ रही है चीजें? चलिए अब क्या करिए, अब एक चीज आती है जिसे आप बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क टॉर्क का मतलब आप समझ सकते हैं सिंपली रोटेशनल फोर्स, ठीक है। रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स, किसी भी फोर्स को रोटेशन अगर करना है, किसी फोर्स को रोटेशन अगर करना होता है तो वहां फोर्स जो है टॉर्क बोला जाता है उस फोर्स को। द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स, रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स इज नोन एज टॉर्क। द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स, ठीक है। कोई भी फोर्स अगर रोटेशन कर सकती है तो वहां पे उसे बोला जाएगा टॉर्क। रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स इज टॉर्क। तो टॉर्क इज द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स, ठीक है। और मैथमेटिकली ये क्या होता है? टो इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क होता है। ये टॉर्क हमने क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि मेरा
प्लैनेट जो है वो भी तो रोटेट ही कर रहा है सन के चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ रोटेशन में जो फोर्स लगते हैं टॉर्क बोलते हैं, वो क्या होता है आर क्रॉस एफ। एफ मेरे पास है ये, ठीक है। आर जो रेडियस होगी तो देख लेते हैं, आर वेक्टर क्रॉस इसकी वैल्यू एफ आर अपॉन आर, आर वेक्टर ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा एफ आर अपॉन आर, ये तो मैग्नीट्यूड है केवल, और यहां पे बचेगा आर क्रॉस आर, ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब आपको पता है कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई होता है 0, जे क्रॉस जे क्या होता है 0, के क्रॉस के क्या होता है 0। मतलब किसी भी वेक्टर की खुद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ विल बी 0, ठीक है। द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर विद इन इटसेल्फ विल बी 0। किसी भी वेक्टर का अगर आप उसी वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 दे देता है, ठीक है। तो आर क्रॉस आर 0, इसका मतलब 0 इंटू दिस 0, मतलब टॉर्क 0, टॉर्क 0। टॉर्क 0 आने का मतलब क्या हुआ है, अगर टॉर्क 0 है तो इस चीज का मतलब क्या हुआ है, देखिए अब एक रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ, फिर आइए न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, फोर्स लीनियर मोमेंटम, फोर्स लीनियर मोमेंटम, फोर्स लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स की जगह आप रख सकते हैं टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की जगह आप रख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये रिलेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। फोर्स का काम कौन करेगा टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम का काम करेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, तो टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी। टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या है कि डीएल अपॉन डी टी भी 0 होगा। टॉर्क 0 है तो डीएल अपॉन डी टी भी क्या होगा 0, और डीएल अपॉन डी टी 0 कब होगा, व्हेन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल इज 0, इट मींस एल इज ए कांस्टेंट, एल इज ए कांस्टेंट। एल कैसी क्वांटिटी आई, कांस्टेंट क्वांटिटी आई, और यही तो मुझे प्रूव करना था, क्योंकि मेरा रिजल्ट क्या आया था, मेरा रिजल्ट आया था डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2m। प्रूव क्या करना था कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एल अब मैंने प्रूव कर दिया कि एल क्या है, कांस्टेंट है, 2 पहले से ही कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। तो जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई तो आप क्या कहेंगे कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस द लाइन joining the sun and the planets sweeps out equal areas in equal interval of time, ठीक है। sweeps out equal areas in equal interval of time, ठीक है। so that is the proof of new Kepler's second law, ठीक है। ये आप पढ़िएगा, इसमें आपको बेटा बहुत चीजें समझ आएगी, जैसे टॉर्क, अगर आप देखेंगे टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया है, ठीक है, समझ रहे हो। लीनियर मोमेंटम देखिए क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मूव कर रहा है तो उसके साथ लीनियर मोमेंटम जुड़ा हुआ होगा, कोई ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से मूव कर रहा है तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम जुड़ा हुआ होगा, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हो रहा है तो उस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से, किसी दूसरी फोर्स की वजह से, वो दूसरी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स केवल आर पे डिपेंड करती है, इट इज ए फंक्शन ऑफ आर अलोन, ठीक है। आर मतलब द लाइन जोइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो आर आपका। तो ये सभी चीजें आप देखिएगा, आई होप ये आपको समझ आए। इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे, गुड।